हेलो स्टूडेंट्स भाई, आप लोगों का मैं गौरव गर्ग अपने YouTube चैनल पर स्वागत कर रहा हूं। और जैसे कि आप लोगों को जानकारी है, मैं आज से स्टार्ट कर रहा हूं डेली बूस्टर नाम से एक सेशन। क्वेश्चन ये है कि आपने इसे डेली बूस्टर क्यों कहा है और क्या इस सेशन के अंदर रहने वाला है। तो इस सेशन के अंदर वे क्वेश्चन रहने वाले हैं जो स्टूडेंट डाउट्स में पूछते हैं। ठीक, पूरे दिन जो स्टूडेंट्स पढ़ते हैं 4-4 घंटे, 5-5 घंटे, 10-10 घंटे, और उस दौरान जो उनके डाउट आते हैं, वे सभी डाउट मैं एकत्रित करके आप लोगों के सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं। ठीक, अब क्वेश्चन ये आता है कुछ विद्यार्थियों के सामने, क्योंकि जो विद्यार्थी हम लोगों से काफी लंबे समय से जुड़े हुए हैं, उन्हें तो ये सब जानकारी है कि क्लासेस के डाउट शेयर कहां पर करने हैं और वे मेरे तक कैसे पहुंचते हैं। ठीक, तो बहुत से स्टूडेंट को मैं डाउट पहले ही क्लियर कर देता हूं कि हम लोगों का एक टेलीग्राम चैनल है जिसका नाम है मेक इजी क्लासेस डाउट ग्रुप। मेक इजी क्लासेस हमारा मुजफ्फरनगर में ऑफलाइन कोचिंग सेंटर है, तो उसी के नाम पर हमने एक डाउट ग्रुप बनाया हुआ है। उस डाउट ग्रुप में बच्चे जो भी पूरा दिन पढ़ते हैं, वे सब अपने जो क्वेश्चन है वो शेयर करते हैं, और उन सभी क्वेश्चनों को मैं आपके सामने बूस्टर डेली बूस्टर नामक सेशन में प्रस्तुत करने जा रहा हूं। आज इसका पहला दिन है, ठीक है ना, समझ गए। आज इसका क्या है, पहला दिन है, और इसके अंदर सब सिलेक्टेड क्वेश्चन रहने वाले हैं। रैंडमली क्वेश्चन रहेंगे, मिसलेनियस टाइप के, मतलब किसी भी चैप्टर का कोई भी क्वेश्चन हो सकता है। सबसे पहला बेनिफिट तो यही है। ठीक, सबसे पहला बेनिफिट ये है कि किसी भी चैप्टर का कोई भी क्वेश्चन हो सकता है। मिसलेनियस हम यहां पर पढ़ेंगे। मिसलेनियस पढ़ने का फायदा ये होगा कि अगर हम लगातार केवल एक ही चैप्टर के बारे में पढ़ते रहते हैं, तो वो चैप्टर उस समय हमारा बहुत अच्छा तैयार हो जाता है। लेकिन कुछ समय बाद जैसे ही हम सेकंड चैप्टर की तरफ को जाते हैं, तो उस चैप्टर पर जाते जाते हमारा पिछला चैप्टर हमारे दिमाग से गायब, ठीक, क्या हो जाता है, गायब। तो इसी वजह से इस सेशन के अंदर सब विविध क्वेश्चन रहेंगे, सिलेक्टेड क्वेश्चन रहेंगे, सारे डाउट के क्वेश्चन रहेंगे। और डाउट के क्वेश्चन रहने का अर्थ यह है कि उसके अंदर आने वाले 90% क्वेश्चन, ठीक, वे रहते हैं जो स्टूडेंट के कॉमन डाउट होते हैं। तो मतलब इस क्लास के अंदर आने वाले 90% क्वेश्चन आपके भी डाउट रहेंगे। ठीक है, तो आज का सेशन प्रारंभ करते हैं। आई होप कि आप समझ गए होंगे कि जो आप पूरा दिन पढ़ेंगे उनके क्वेश्चन आप मेरे तक कैसे भेजने वाले हैं, नंबर एक बात। दूसरी बात, आपको ये क्लासेस कैसे मिलेगी। आपको ये क्लासेस ऐसे मिलेगी, जिस YouTube चैनल पर आप अभी हमें देख रहे हैं उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और आगे आने वाली रोजाना वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएगी। आप बेल आइकन को ऑल पर क्लिक करके चलना बस, ठीक है। चलिए, तो फिर आज की क्लास का पहला क्वेश्चन प्रारंभ करते हैं। आज के सेशन का शुरू करते हैं लेके श्री गणेश का नाम। और आज की क्लास आई होप कि आपको बहुत मजा आने वाला है। ठीक, तो ये हमारा हमेशा थंबनेल रहने वाला है। ठीक, इस थंबनेल को देखकर आप क्लिक करना। ठीक, आज डे 1 है, पहला दिन है आज। अगर आप क्लास देख रहे हैं तो आप पहले दिन से जुड़ चुके हैं हमारे इस सेशन से, जिसके अंदर आपकी नॉलेज को बूस्ट कर दिया जाएगा। इससे बेनिफिट ये है कि आप पूरा दिन जो मतलब पूरे एक महीने में जितने डाउट क्रिएट करेंगे, सारी के सारे स्टूडेंट, सारी जनता, ठीक, सारी कायनात मिलकर आपके लिए वो क्वेश्चन पेश करेंगे, और उस पेशकश को आप तक लाने की कोशिश मेरी रहेगी डेली बूस्टर इस सेशन के अंदर। ठीक, तो आज का पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा, क्या है, पढ़ते हैं। दूसरी बात, आप लोगों से मैं एक विनती करूंगा कि जब आपके सामने क्वेश्चन आए, आप वीडियो को 2 मिनट के लिए पॉज करें, क्वेश्चन को पढ़ें, सॉल्यूशन करें, देन कमेंट करें अपना आंसर, और उसके बाद वीडियो को अगेन प्ले करें, अच्छे से समझें, आप देखें आपका आंसर वही आया है कि जो मैं आंसर बता रहा हूं। आपका मेथड या मेरे मेथड में जो भी अच्छा है आप उसे अडॉप्ट करें। हो सकता है 1% आपका मेथड अच्छा हो, बट 99% मेरा मेथड अच्छा होगा। ठीक, जो आपका टाइम भी बचाएगा और कैलकुलेशन से भी आपको बाईपास कर देगा। ठीक है ना, तो इस सब चीजों को ध्यान रखते हुए इस सेशन के अंदर रखा जाएगा। इस सेशन में क्वेश्चन एज इट इज वैसे ही पेस्ट कर दिए जाएंगे जैसा मेरे पास आएगा। कोई क्वेश्चन यदि स्टूडेंट टाइप करके भेजेगा तो मैं उसे टाइप करके दे दूंगा, और यदि वो स्टूडेंट फोटो के फॉर्म में भेजेगा तो मैं आपके सामने ऐसे के ऐसे ही फोटो के फॉर्म में क्वेश्चन को पेश कर दूंगा। ठीक है ना, तो आप लोगों से छोटा सा अनुरोध ये रहेगा, अगर आपके पास क्वेश्चन के ऑप्शन भी है तो आप ऑप्शन सहित क्वेश्चन को भेजें, ताकि हम वेरीफाई कर सके कि हम लोगों का आंसर वही आ रहा है, नहीं आ रहा है। चाहे आंसर ना दे, ऑप्शन में मैच हो जाता है तो ये मान के चलते हैं कि
हमारा आंसर सही है। ठीक है, चलिए तो फिर आज की क्लास को करते हैं शुरू। ओ गुरु हो जा शुरू। चलिए आज का पहला क्वेश्चन क्या रहेगा? पहला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति अपनी आय का 16.66% घर के किराए पर खर्च करता है, शेष आय का 16.25% बच्चों की शिक्षा पर खर्च करता है, जबकि वह 4700 रुपए मनोरंजन पर खर्च करता है। शेष आय का 15% वह भोजन पर खर्च करता है। अब वह 1480 रुपए अपनी पत्नी को उसके ब्यूटी पार्लर के लिए देता है और वह शेष 23,000 रुपए आईसीआईसीआई बैंक में जमा कराता है उसकी मासिक आय। इस क्लास के अंदर जो भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे सब वही क्वेश्चन होंगे जो स्टूडेंट्स ने पूछे हैं, या तो टेलीग्राम के माध्यम से या हमारा मुजफ्फरनगर में मेकी जी क्लासेस करके जो ऑफलाइन सेंटर है या उस सेंटर पे जो बच्चे पढ़ते हैं उनके द्वारा वे सब क्वेश्चन आपसे मैं यहाँ पर सॉल्व कराऊंगा। ठीक है ना, चलिए चलिए तो क्वेश्चन करते हैं शुरू। उसने कहा है एक व्यक्ति अपनी आय का 16.66%, देखो कुछ ऐसी वैल्यू है जो आपको डायरेक्ट याद रहनी चाहिए फ्रैक्शन में, जैसे 16.66% है तो इसकी जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो होती है 1/6। 16.66% घर के किराए पर खर्च करता है। अभी मैं केवल डाटा लिख रहा हूं, सॉल्यूशन करेंगे अलग से, है ना। शेष आय का 16.25%, 16.25, 0.25 का मतलब होता है 1/4, यानी कि 16.25 का मतलब हो गया, अगर मैं यही के ही देखूं तो इसका अर्थ होता है 16 सही 1/4, 16 × 48 है ना, 16 × 64 और एक 65/4, तो इसका मतलब हो गया 65/4%। प्रतिशत को अगर मैं फ्रैक्शन में कन्वर्ट करूं, 5 से डिवाइड हो जाएगा 13, 5 से डिवाइड हो जाएगा 20 और फाइनली इसे हम लिख पाएंगे 13/20। आई होप कि आप परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना भली भांति जानते हैं। यदि नहीं जानते तो कमेंट कर देना, मैं उसके रिलेटेड भी एक वीडियो अपलोड कर दूंगा। ठीक है ना, चलिए जबकि वह 4700 रुपए, अच्छा ये कहां पर खर्चा किया है? बच्चों की शिक्षा पर, है ना, बच्चों की शिक्षा पर खर्च किया है। 4700 रुपए 4700 रुपीज उसने मनोरंजन पर खर्च किया है। शेष आय का रिमेनिंग इनकम, शेष आय का 15% वह भोजन पर खर्च करता है। अब 1480 रुपए अपनी पत्नी को डेंटिंग पेंटिंग के लिए देता है, मतलब ब्यूटी पार्लर के लिए देता है। ठीक है ना, डेंटिंग पेंटिंग के लिए देता है और 23,000 रुपए वह आईसीआईसीआई बैंक में जमा कर देता है। ठीक, खाता नंबर उसने नहीं बताया, पता भी होता तो निकाल नहीं सकते। ठीक है ना, चलिए अब समझते हैं बात को। अगर आपको किसी क्वेश्चन के अंदर इस तरीके से खर्चे का डाटा अमाउंट में 2 बार दे दिया जाए तो आप हमेशा सबसे पहली अमाउंट के बाद कितना बचा, याद रखना, पहली अमाउंट के बाद कितना बचा वहां से स्टार्ट करेंगे। मान लीजिए मैंने मान लिया कि वो X% बचा, उसके बाद उसने 15% खर्च कर दिया और फिर जो बचा वो बचा है 85%। और अमाउंट में देखा जाए तो अमाउंट में वो बचा है आपका 1480 प्लस 23,000। अगर वो 23,000, अगर वो 1480 रुपए अपनी पत्नी को ना देता तो वो 23,000 में ही उसके पास बचते। ठीक, तो 1480 प्लस के 23,000 अगर मैं इसे जोड़ता हूं तो बैठेगा 24,480। क्लियर इतनी बात? 24,480 इसे कैलकुलेट कर लेंगे, 5 से काटते हैं। ठीक, 5 से कट जाएगा 17, 5 से कट जाएगा 20, 5 से इधर भी डिवाइड करते हैं, 5 चौक 20, बचा कितना अपने पास? तो 4 बचा है, 5 अठे 40, बचा कितना है? 5 × 45, 3 5 30, 17 से डिवाइड करके देखते हैं, 17 दूनी 34, 34 के बाद अपने पास बच रहा है कितना? 34 के बाद बच रहा है 14, यानी कि 149। हम किससे डिवाइड कर रहे हैं? 17 से, तो 149 अगर 17 से डिवाइड किया जाए तो कितनी बार चलेगा पढ़ा? तो बैठेगा 17 छिक्का कितना होता है? 17 का पढ़ा नहीं आता क्या मुझे? ठीक, तो 17 छिक्का 60 और 7 छिक 42। ठीक, इसे डिवाइड करो जरा फटाफट, कट भी रहा है नहीं 17 से। चलो मैं क्वेश्चन को ऐसे ही छोड़ रहा हूं, कैलकुलेशन करना आप अपने आप। ठीक है ना, तो ये आ जाएगा 4896 इंटू 20/17। कैलकुलेट करके देख लेते हैं फटाफट। हाँ भाई, कैलकुलेटर महाराज है क्या हमारे पास? क्या हमारे पास कैलकुलेटर की सुविधा है? बिल्कुल है। ठीक, डिवाइड करते हैं जी, इसे इधर रख लेते हैं। ये कितना आएगा? ये आएगा 4896 डिवाइडेड बाय 17 इंटू इंटू कितना? 20, तो ये आ जाएगा 5760, है ना, यही करना है ना। ठीक,
4896 अपॉन 17 इंटू, तो आ जाएगा 5, मुझे तो लगता नहीं आएगा। ठीक, कहीं कैलकुलेशन तो कुछ मिस्टेक नहीं कर रहे हैं हम। एक्स 85% की वैल्यू, एक बार दोबारा से देख लेते हैं। तो पूरी कैलकुलेशन दोबारा से देख रहा हूं, है ना। वापस आओ, वापस आओ, वापस आओ, वापस आओ। हमारे पास जो रिमेनिंग अमाउंट है वो कितनी है? 23,000 प्लस के 1480, 24,480 डिवाइडेड बाय 85 इंटू 100, तो ये बचेगा आपके पास 28,800। अब ठीक है, ठीक, तो इसके बाद यहां पर जो वैल्यू आएगी वो आएगी 28,800। ठीक है, उसके बाद अब जरा समझो, 4700 रुपए मनोरंजन पर खर्च करने के बाद, 4700 रुपए मनोरंजन पर खर्च करने के बाद उसके पास जो अमाउंट बची है वो बची है 28,800। अब आगे कंटिन्यू करते हैं, टोटल करते हैं, 0 0, 8 और 7 15, हासिल को 1, ये आ जाएगा 24, 28, 32 और 1 33, 33,500 रुपए वो शेष बचा के लेके चल रहा है अपने। इसके बाद 1/6 खर्च करने के बाद और 13 बटे बच्चों की शिक्षा पर। तो मैं मान लेता हूं कि अगर उसके पास अब स्टार्टिंग में जो अमाउंट थी वो y थी, स्टार्टिंग में जो उसके पास अमाउंट थी वो क्या थी? y थी। 1/6 खर्च कर दिया, आगे डिमांड है शेष की, तो शेष लिखने वाले हम 5/6 गुना 13/20, 13/80, यहां पर गड़बड़ हो रहा है, 13/80 खर्च कर दिया तो रिमेनिंग बचा 67/80, 67/80। ठीक है जी, करते हैं कैलकुलेट, ये कट जाएगा कैलकुलेटर महाराज, आइए जल्दी जल्दी। ठीक, क्योंकि हमें इन लोगों को अभी कैलकुलेशन के बारे में बात नहीं करनी है, हमें चलाना है बस पहाड़ा। हालांकि 5 बार चल जाएगा, छोड़ो। ये इससे कट जाएगा कितनी बार? 5 यानी कि 500, 500 से कट जाएगा 100, 8 चिंग 48, 2 जीरो और 1 जीरो, ये तो y की वैल्यू आ जाएगी 48,000 आंसर। एक बार और देख लेते हैं, क्योंकि कैलकुलेशन में हम अभी स्टार्टिंग में फंस गए थे। ठीक, तो इस वजह से लग सकता है कि टाइम ज्यादा लगा है, बट एक्चुअल में टाइम नहीं लगा। समझो क्या करा हमने, पूरी कहानी को दोबारा से देख लेते हैं एक बार फटाफट, है ना, तेजी से तेजी से। देखो, उसने खर्चे बताए कि 1/6 खर्चा यहां पर हो गया, 13/80 खर्चा यहां पर हो गया, 4700 रुपए एक्चुअल वैल्यू का खर्चा यहां पर हो गया, 15% जो शेष बचा था उसका 15% ब्यूटी पार्लर में चला, मतलब किसमें? बच्चों की शिक्षा में चला गया, 1480 ब्यूटी पार्लर में, उसके बाद 23,000 बचे। मैं कह रहा हूं जब कभी भी इस तरीके से प्रतिशत में देते देते बीच में वो मसला कर दे, बीच में रुपयों में दे दे, तो आप, अगर वो एक ही अमाउंट है फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है कि आप जोड़ लेंगे और कैलकुलेट कर लेंगे। लेकिन अगर दो अमाउंट है, एक वैल्यू दी, फिर परसेंटेज में खर्चा करा, फिर कुछ अमाउंट में खर्चा करा, तो पहले परसेंटेज के बाद जो बचा, ठीक, जो सेकंड लास्ट अमाउंट है उसके बाद ही मान लेंगे, सेकंड लास्ट अमाउंट 47 रुपए खर्च करने के बाद उसके पास जो अमाउंट बची वो एक्स है, ऐसे मान लो, एक्स मान लो, वाई मान लो, 100 मान लो, चॉइस इज योर्स। ठीक है ना, आप मान लीजिए वैल्यू एक्स है, उसका 15% खर्च करने के बाद उसके पास जो रिमेनिंग है वो 85% है, और अपने अकॉर्डिंग कितना है? 1480 रुपए ही है और 23,000 रुपए ही है। ठीक, अगर वो 1480 रुपए अपनी पत्नी को ना देता तो वो 1480 ना, हाँ, 1480 अगर अपनी पत्नी को ना देता तो वो सब बचत में चले जाते। ठीक, तो हमने मान लिया दिए नहीं, तो बच गए कितने? 24,480। जब कैलकुलेट किया तो एक्स की वैल्यू आ गई 28,800, यानी कि 4700 रुपए के खर्च करने के बाद उसके पास बचे 28,800। तो एक्चुअल में उसके पास कितने रुपए बचे होंगे इन दोनों का टोटल? तो इन दोनों का टोटल बैठ रहा है 33,500। अब हम देखते हैं, अगर मान लीजिए उसके पास बिल्कुल स्टार्टिंग में y रुपए थे, तो 1/6 खर्च करने के बाद उसके पास जो बचे वो बचे 5/6। यहां तो कोई मसला, उसके पास कितने बचे? 5/6। उसके बाद शेष का 13/80 खर्च कर दे तो फिर कितने बचे? 67/67/80, और वो अमाउंट बराबर है किसके? 33,500 के। अगर हम y कैलकुलेट कर रहे हैं तो हमें वैल्यू मिल गई 48,000, जो कि आपका आंसर होना चाहिए। ठीक है ना, जो कि आपका आंसर होना चाहिए। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या रहने वाला है। नेक्स्ट तो ये टेलीग्राम का चैनल का नाम ही था। अगला क्वेश्चन, एक व्यक्ति अपने वेतन का 30% अपने दोस्त को देता है, शेष वेतन का 40% वह चिट फंड में निवेश करता है। शेष आय में से वह बीमा योजना और पीपीएफ में 4:3 के अनुपात में निवेश करता है। यदि चिट फंड और बीमा योजना में निवेश की गई कुल राशि और दोस्त को दी गई राशि का अंतर 19,800 है, तो व्यक्ति का वेतन ज्ञात कीजिए। देखो,
बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक, कैसे होगा समझो। पढ़ते पढ़ते दम निकल सकता है, ठीक, लेकिन ईमानदारी से अब हम इस क्वेश्चन का दम निकाल देंगे। देखो समझो, जब कभी भी आपको ऐसा डाटा दे, जैसे मान लीजिए वो कह दे कि भाई इतने रुपए खर्च हुए, फिर इतने खर्च हुए, फिर से ऐसे ही बचे, फिर ये खर्च हुआ, फिर से ऐसे ही बचा, और बिल्कुल लास्ट का डाटा दे, कह दे अब अंत में उसके पास 500 रुपए बचे। ठीक, वो क्या कह रहा है कि लास्ट में उसके पास कितने रुपए बचे, 500 रुपए बचे, तो स्टार्टिंग बताओ क्या है, तब तो मेथड है अलग। लेकिन अगर बीच का कोई डाटा दे दे, जैसे उसने कह दिया कि बीच में अनुपात में है कुछ डाटा प्रतिशत में है ना, कुछ डाटा अनुपात में है, कुछ डाटा प्रतिशत में है। ठीक, कौन है? एक सेकंड रुकना भाई, या चलो चलने दो, छोड़ो। हाँ ठीक, कर लेंगे बात। देखो तो समझो मेरी बात को, यहां पर जो है इस तरह क्वेश्चन के अंदर हमें वैल्यू लेट करनी पड़ती है, आप पे मानना पड़ता है कि स्टार्टिंग में जो वैल्यू थी वो कितनी थी, वो आपको अपने पास से मानना पड़ेगा। तो उसकी मैं ट्रिक बता देता हूं आपको। देखो, एक व्यक्ति अपने वेतन का 30% अपने दोस्त को देता है, आप सारा परसेंटेज लिख लो फ्रैक्शन में भी, 30% अपने दोस्त को देता है, तो उसके पास जो शेष बचा, मतलब जो इसकी परसेंटेज की फ्रैक्शन वैल्यू है वो है 3/10। ठीक, शेष वेतन का जो शेष बचा, शेष वेतन का 40% वह अपने दोस्त को देता है, जिसकी वैल्यू होती है 2/5। ठीक, शेष आय में से वह बीमा योजना, शेष जो बचा उसमें से बीमा योजना और पीपीएफ में 4:3 के अनुपात में निवेश करता है। यदि चिटफंड और बीमा योजना में निवेश की गई कुल राशि, ठीक, अब बीच के डाटा की बात करती, तो ट्रिक समझो क्या है। जब कभी भी आपको परसेंटेज की वैल्यू दे, तो आप नीचे वाली वैल्यू पर फोकस करें, और जब कभी भी आपको अनुपात की वैल्यू दे, तो इसके टोटल पे फोकस करें। क्या कहा मैंने? जब कभी भी हमें वैल्यू माननी है अपने पास से, तो उसका एक ट्रिक है डायरेक्ट, जितनी फ्रैक्शन, जितनी परसेंटेज वैल्यू है, जितनी परसेंटेज वैल्यू है उनकी फ्रैक्शन वैल्यू पर ध्यान दें, और जितनी भी अनुपात वाली वैल्यू है उनके टोटल पे ध्यान दें। देखो, इसका फ्रैक्शन देखा तो 10, 5, और इसका टोटल हो गया तो 7, इन सबकी मल्टीप्लाई कर दो, और आप ये मान लो कि उस व्यक्ति के पास टोटल 350 रुपए थे। अब शुरू करो क्वेश्चन। देखो, 30% अपने दोस्त को दिए, 30% का मतलब 3/10, जीरो से जीरो गया, 35 दिया 105। शेष अमाउंट का, अब शेष कितना बचेगा, तो शेष बचेगा ये 245, है ना, यही तो बचेगा 245। उसका कितना, 2/5। अगर मैं 5 से काटता हूं तो ये आ जाएगा 5 चौक 20, 5 3 45 गुना 2, तो 98 रुपए उसने अपने किसे, चिट फंड में दे दिए, है ना, 98 रुपए चिट फंड में दे दिए, और ये दिए हैं अपने दोस्त को। उसके बाद जो बचा, तो अगर मैं इसमें से 98 रुपए घटाता हूं, तो जो शेष बचेगा, आप 100 ही मान लो कि 100 घटाना है, तो 145, 2 जोड़ दोगे 147। आपकी अमाउंट कभी भी पॉइंटों में नहीं आएगी, और ऐसी वैल्यू आएगी जो फटाफट सोल्व हो जाएगी। इस अमाउंट को डिस्ट्रीब्यूट किया गया 4:3 के रेशियो में, है ना, इस अमाउंट को डिस्ट्रीब्यूट किया गया 4:3, यानी कि 7 हिस्से करूंगा तो एक हिस्से में मिलेगा 21, तो 21 चौका 84, और 21 दिया 63, सबकी अमाउंट आपके सामने आ, सेकंडों का खेल है, सेकंडों का, समझ रहे हो? अब देखो क्वेश्चन में क्या कहा है, यदि चिट फंड, यानी कि चिट फंड कौन सा था ये, 98, और बीमा योजना, बीमा कौन सा था, ये पहला बीमा ही था, हाँ 84। ठीक, में एक निवेश की गई राशि, दोस्त को दी गई राशि से अंतर, इसमें टोटल कितना निवेश बैठ रहा है, तो इसमें निवेश बैठ रहा है 182 का, और दोस्त को जो दिए गए वो 105 रुपए है। ठीक है ना, इनका डिफरेंस देखते हैं, तो 100 तो खत्म हो गया, 82, तो ये बचेगा 77। ठीक, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये डिफरेंस कितना है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये डिफरेंस है 19800। 11 से अगर डिवाइड करता हूं तो 7, और 11 से डिवाइड करता हूं तो 1800। ठीक, एक की वैल्यू क्या आ जाएगी, एक की वैल्यू आ जाएगी 1800/7। अब देखते हैं क्या कह रहा है। व्यक्ति का वेतन कितना माना था, 350, आंसर आपके सामने है। ठीक, और ध्यान रखना ये सब बहुत सिलेक्टेड क्वेश्चन है, 18 पंजे 90, और 201 050 की, तो आंसर आ जाएगा 90,000। ये सब बहुत सिलेक्टेड क्वेश्चन है। ठीक, सारे पेपर में ऐसे नहीं आएंगे, लेकिन बीच बीच में क्वेश्चन जो आपसे छूटते हैं वो यही आएंगे। समझ पा रहे हो मेरी बात को? चलिए नेक्स्ट। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। और एक है ना, आप लोग क्या करें, एक अच्छे से, आप लोग अच्छे से एक रजिस्टर मेंटेन करें, जिसमें इन सभी क्वेश्चनों को लिखते चलें। ठीक है ना, एग्जाम के दौरान बहुत काम आएंगे ये सब क्वेश्चन। ठीक, चलिए क्वेश्चन क्या है, कमला का विवाह 6 वर्ष पूर्व हुआ, आज उसकी आय उसके विवाह के समय की आयु से 1.25 गुना है, जबकि उसके पुत्र की आयु उसकी आयु से 1/10 गुना है। 5 वर्ष बाद उसके पुत्र की आयु कितनी होगी? ठीक है ना, इस क्वेश्चन को देखते हैं, बहुत सिंपल क्वेश्चन है।
है ना, बहुत ही सिंपल एकदम। एज चैप्टर का ये क्वेश्चन है, आयु चैप्टर का, है ना, आयु चैप्टर से ये क्वेश्चन रहने वाला है। देखो देखो क्या कह रहा है, कमला का विवाह 6 वर्ष पूर्व हुआ, डाटा लिख लेते हैं। कमला का जो विवाह हुआ वो 6 वर्ष पूर्व हुआ, 6 साल पहले हुआ। कमला का विवाह 6 साल पहले हुआ। आज उसकी आयु, उसके विवाह के समय की आयु की, मान लीजिए विवाह के समय कुछ आयु थी और आज कुछ आयु है, तो आज जो उसकी आयु है वो विवाह के समय अगर एक थी तो आज 1.25 गुनी है। आज कितनी है? 1.25 मल्टीपल 1.25 गुनी। तो मैं एक काम कर लेता हूं, मैं इस पॉइंट को हटा के 2 जीरो क्रिएट करता हूं और इसका अनुपात निकालता हूं, तो अनुपात आ जाएगा 4:5। इसका मतलब हुआ कि अपने अनुपात के हिसाब से, अगर मैं अनुपात के आधार पर कहूं तो विवाह के समय उसकी जो आयु रही होगी वो रही होगी 4, लेकिन आज कितने साल की है? तो आज है वो 5 साल की। तो हमारा हमारा अनुपात ये कह रहा है कि उसकी शादी हुई है 1 साल पहले, जबकि क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि कमला का विवाह 6 वर्ष पूर्व हुआ, कमला का विवाह 6 साल पहले हुआ। तो एक की वैल्यू कितनी आ गई? 6। ठीक है, क्या कह रहा हो? उसके पुत्र की आयु, जबकि कमला की आयु का वो 1/10 गुना है। तो मान लीजिए कमला की आयु अगर 5 है, एक की वैल्यू 6 है, तो कमला की आयु आ गई 30 वर्ष। जबकि पुत्र की आयु कितनी आ जाएगी? तो पुत्र की आयु उसका भी 1/10 आ जाएगा और ये आ जाएगा 3 वर्ष। और यही क्या है आपका आंसर है, यही क्या है उसका आंसर है। अच्छा हाँ, उसने पूछा है 5 वर्ष बाद पुत्र की आयु, तो प्लस के 5 और प्लस कर दो तो कितना हो जाएगा? 5 और 3 8 वर्ष। और यही क्या है आपका आंसर है फाइनल। बताइए इसमें कोई दिक्कत किसी को? हाँ जी, ठीक, सिंपल क्वेश्चन है, सिंपल सॉल्यूशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 6 लड़कियों की एक कक्षा की औसत आयु x वर्ष है। x-2, x+4, x+8, x+10 आयु वाली 4 नई लड़कियां कक्षा में शामिल होती है, तो कक्षा की नई औसत आयु कितनी होगी? तो देखो सीधा सा फंडा है, सीधा सा फंडा ये है, आप क्या करें, आप क्या करें, आप ये देख ले कि कितना बंटवारा होगा। जैसे उसने कहा 6 लड़कियां हैं, ठीक, जिनकी औसत आयु ऑलरेडी x वर्ष है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। एक की आयु औसत से कितनी कम है? 2। एक की आयु औसत से कितनी ज्यादा है? 4। एक की आयु औसत से कितनी अधिक है? 8। एक की आयु औसत से कितनी ज्यादा है? 10। तो देख लो कि कितना बदलाव हुआ टोटल, है ना। आप ये देख लो कि टोटल बदलाव कितना हो रहा है। ठीक, ये टोटल बदलाव कितना हो रहा है, तो देखो जरा समझो। 10 और 8 18, 18 और 4 कितना? 22 में से 2 गए तो कितना बचा? 20। आप कुछ ना करें, आप बस बटे 2, आप 6 लड़कियां हुई थी, 4 अब आई, तो टोटल 10 लड़कियों में हिस्सा बांट दें। आप ये देख ले कि जो नई लड़कियां आई है उनकी आयु जो है औसत आयु से कितनी ज्यादा है और कितनी कम है, तो वो जो टोटल चेंज आया उसे सभी में बांट दो। आप ऐसे समझो कि उन सबके पास औसत से 20 रुपए फालतू आ गए। अब वो कह रही थी 20 रुपए क्या करना है, अल्लाह का 20 रुपए का करना है, सब बांट लो। तो 6 लड़कियां पहली थी, 4 अब थी, तो टोटल 10 लड़कियां हो गई, तो 10 लड़कियों में बांट दो सबको। तो अगर सबको 10 लड़कियों में बांट दिया तो हर किसी को कितने रुपए मिल जाएंगे? 2 रुपए फालतू। तो पहले सबकी आयु कितनी थी? तो पहले सबकी आयु थी x, और अब सबकी आयु कितनी हो जाएगी? तो अब कक्षा की नई औसत आयु हो जाएगी x+2। बताओ इसमें देखते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। ये सही से नहीं पढ़ पा रहे? हाँ सही चल रहा है, कोई नहीं, सही पढ़ पा रहे। पुरुष के एक समूह के ने 4 दिनों में एक काम पूरा करने का फैसला किया। हालांकि क्योंकि हर 10 दिन बाहर 10 पुरुष बाहर हो गए, इसलिए काम 7वें दिन के अंत में पूरा हुआ। शुरुआत में कितने पुरुष थे? ठीक है ना, देखो जी, अब समझो, बहुत सिंपल है। इस कॉन्सेप्ट को मैं क्या कहता हूं, इस कॉन्सेप्ट को मैं कहता हूं कि सर ये वो कॉन्सेप्ट है जिसके अंदर वो डाटा दिया गया है जिसमें एक निश्चित अवधि के बाद या तो व्यक्तियों की संख्या बढ़ रही है या एक निश्चित अवधि के बाद व्यक्तियों की संख्या घट रही है। एक बार देखना, बात सही चल रही है? ठीक चल रही है, ठीक। हाँ जी, तो देखो पुरुषों के एक समूह ने 4 दिनों में काम पूरा करने का निश्चय किया। मान लो एक्स आदमी थे, कितने आदमी थे? एक्स। और उन एक्स आदमियों ने किसी काम को 4 दिन में पूरा करने का निश्चय कर लिया। भाई हम इस काम को 4 दिन में पूरा कर देंगे। हालांकि हर 10 दिन बाद हर दिन 10 आदमी बाहर चले गए। क्या समझो कि पहले दिन एक्स आदमी ने काम किया होगा 1 दिन तक, तो कितना काम हुआ? एक्स। लेकिन उसके बाद 10 आदमी बाहर चले गए, तो अब जो काम कर रहे हैं वो कितने कर रहे हैं? एक्स माइनस के 10। लेकिन 1 दिन तक ही करेंगे वे, क्योंकि उसके बाद फिर से आदमी चले जाएंगे। ठीक,
तो इस तरह क्वेश्चनों के अंदर हम लोग क्या लगाते हैं, देखो पहले x कम हुआ, फिर x से 10 कम हुआ, फिर 10 कम हुआ। अगर एक निश्चित संख्या में कमी होती चली जाए, समझो मेरी बात, अगर एक निश्चित संख्या में कमी होती चली जाए तो फिर हम उसमें क्या करते हैं, समांतर श्रेणी लगाते हैं, बात करेंगे टोटल की। जैसे x आदमी किसी काम को 4 दिन में कर रहे थे तो टोटल वर्क हो गया x गुना 4, x गुना 4, जैसे 4x कह दिया है ना, x गुना 4, 4x कह सकते हैं बराबर। फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला आई होप कि आपको पता होगा, Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। उसने कहा ऐसा करते हुए जो काम है वो कितने दिनों में पूरा हुआ, 7वें दिन के अंत में पूरा हुआ, यानी कि 7 दिन में। n की वैल्यू लिख दूं n/2 2a यानी कि x प्लस n-1, n की वैल्यू 7 है, उसमें से एक कम हुआ तो 6 बचा, n-1 इंटू डी, डी आएगा -10। यहां पर ज्यादातर बच्चे क्या गलती करते हैं, यहां पर +10 लिख देते हैं। समांतर श्रेणी में ध्यान रखना, अगर चीजें कम हो रही है ना, अगर चीजें क्या हो रही है, कम हो रही है, चीजें कम हो रही है तो माइनस में लगाना है डी का मान, और बढ़ रही है तो फिर आपको प्लस में लगाना है। ठीक है जितनी बात, चलिए करते हैं कैलकुलेट। ये कट जाएगा, 2 अंदर से डिवाइड करता हूं 3, और ये कितना हो जाएगा 4x, ये हो जाएगा 7x, इधर जाके माइनस होगा तो 3x, और ये हो जाएगा 7 या 21, 21 और गुना 10 210 माइनस के, इधर जाके प्लस हो जाएगा प्लस 210, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 70। तो सोचा स्टार्टिंग में कितने आदमी थे, तो सर स्टार्टिंग में जो आदमी थे वे थे 70। कोई दिक्कत तो बताओ मुझे। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उसने कहा किसी एक बैंक के मैनेजर के ट्रांसफर होने पर फेयरवेल पार्टी का आयोजन किया गया। प्रत्येक पुरुष कर्मचारी ने उतने ही चंदा दिया जितनी महिला कर्मचारी थी, तथा प्रत्येक महिला कर्मचारी ने महिला कर्मचारियों की संख्या का आधा चंदा दिया। यदि कुल कर्मचारी 60 थे तथा चंदा 1600 रुपए इकट्ठा हुआ तो बैंक में पुरुष कर्मचारी कितने थे। तो देखो कैसे करना, सिंपल है एकदम, है ना, कैसा है, एकदम सिंपल क्वेश्चन, यही कर लेते हैं। देखो पुरुष कर्मचारी मान लो, पुरुष कर्मचारियों की संख्या m थी, ठीक, तो मैं कह सकता हूं अगर पुरुष कर्मचारियों की संख्या m थी तो महिला कर्मचारी की संख्या थी 60 माइनस के m, जैसे उसने कहा है। अगर पुरुष कर्मचारियों की संख्या m थी तो महिला कर्मचारियों की संख्या क्या मान लेते हैं, तो महिला कर्मचारियों की संख्या मान लेते हैं 60 माइनस के m, ठीक, क्योंकि उसने कहा है ना कि टोटल कर्मचारी 60 थे, है ना, तो ज्यादा अननोन डाटा क्रिएट नहीं करेंगे। ठीक, चलिए इसे थोड़ा छोटा करते हैं। ठीक है जी, हट जाओ भाई साहब, यहाँ भी थे आप शायद, हट जाना अपने, यहाँ भी थे। चलिए समझो, मान लीजिए जो वहां पर पुरुष थे उनकी संख्या थी m, और जो महिला थी उनकी संख्या थी 60 माइनस के m। बस हो गया काम, कुछ भी नहीं बचा। उसने कहा है प्रत्येक पुरुष कर्मचारी ने महिला उतना ही चंदा दिया जितनी महिला कर्मचारी थी, यानी कि पुरुष कर्मचारियों जो पैसा आया वो आया 60 माइनस m इंटू पुरुष कर्मचारियों की संख्या प्लस प्रत्येक महिला कर्मचारी ने उतने रुपए दिए। मान लीजिए महिला कर्मचारियों की टोटल संख्या है 60 माइनस m, और प्रत्येक महिला कर्मचारी ने अपनी जितनी संख्या थी उससे आधी, उससे आधा चंदा दिया, और ऐसा करके जो प्राप्त हुआ वो टोटल कितने रुपए हो गए, 1600 रुपए इकट्ठे हो गए। टोटल 1600 रुपए इकट्ठे हो गए। उसने पूछा है, उसने क्या पूछा है, उसने पूछा है कि वहां पर पुरुष कर्मचारियों की संख्या कितनी है। ठीक, तो इसका सॉल्यूशन कर लेना अपने आप, है ना, घबराना मत, एम स्क्वायर से एम स्क्वायर कट जाएगा वो सब, यहाँ माइनस के आएगा यहाँ प्लस के, और इक्वेशन खत्म। ठीक है ना, ठीक है, मैं क्या कह रहा हूं वो कट जाएगा। ठीक, केवल एक एम बचेगा सिंगल वैल्यू में, तो इसे सॉल्व करना, और सॉल्व करके जो भी आंसर आएगा वो कमेंट करना आप सभी। ठीक, चलिए नेक्स्ट। हाँ, उसने कहा है एक वस्तु की कीमत हर वर्ष 20% बढ़ जाती है, एक वस्तु की कीमत हर वर्ष 20% बढ़ जाती है, यदि तीसरे और चौथे वर्ष के अंत में कीमतों का अंतर 259.20 है तो दूसरे वर्ष के अंत में कीमत का 40% क्या होगा। देखो सिंपल क्वेश्चन है ना, एकदम कैसा क्वेश्चन है, सिंपल लप्पू सा क्वेश्चन है। देखते हैं जी इस क्वेश्चन, देखो 20% की वृद्धि हो रही है ना, तो मैंने मान लिया 20% का मतलब होता है 1/5, 1/5, पहले वर्ष, अगेन दूसरे वर्ष भी सेम बात है, तीसरे वर्ष भी सेम है, और चौथे वर्ष भी सेम है। मैंने क्या कहा है, अगर फ्रैक्शन है तो हम उसके डिनोमिनेटर की बात करते हैं, बटे वाली संख्या की बात करते हैं, और अगर अनुपात है तो फिर हम टोटल की बात करते हैं। ठीक, तो यहाँ पर क्या है, प्रतिशत है तो हम नीचे नीचे की वैल्यू की बात करेंगे, ये नीचे नीचे।
तो इसकी गुणा करते हैं। तो मान लेते हैं कि पहले वर्ष जो उसकी अमाउंट थी वो 625 थी। 1/5 निकालेंगे 125, तो कीमत हो जाएगी 750, क्योंकि बढ़ रही है ना, कीमत बढ़ जाती है। ठीक, फिर 1/5 निकालेंगे 150, तो ये रह जाएगी 900। फिर 1/5 निकालेंगे 180, तो कीमत हो जाएगी 1080। ठीक, उसने कहा है, उसने क्या कहा है, तीसरे और चौथे वर्ष कीमतों का जो अंतर है वो 259.20 है। मेरे हिसाब से ये डिफरेंस कितना है, 180। एक की वैल्यू आ जाएगी 259.20 अपॉन 180 इंटू क्या पूछा है उसने, दूसरे वर्ष की कीमत। दूसरे वर्ष की कीमत कितनी है, 750, उसका 40% बताना है आपको, उसका 40%। पॉइंट हटाऊंगा, 2 जीरो ये रही। ठीक, इसे कैलकुलेट कर लेना। ठीक, चलो मैं कर देता हूं, ये कट जाएंगी 2 जीरो से 2 जीरो, 25 या 75, 25 चौका 100, 4 से ये 4 खत्म, 3 से ये 60 खत्म, 60 की एक जीरो खत्म, 6 से काट रहे हैं, 6 चौक 24, 1 6 3 18, 1 6 चौक 6 दूनी 12, तो 432 रुपए आपका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नहीं है तो कोशिश करा करें, अगर आपके पास ऑप्शन है तो ऑप्शन को जरूर आप मुझे भेजा करें, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन ये रहा, उसने कहा 3 व्यक्ति ए, बी और सी एक व्यापार आरंभ करते हैं। ए को प्रबंधक और बी को सहायक प्रबंधक के रूप में कार्य करने के लिए कुल लाभ का क्रम से 10% और 5% मिलता है। शेष लाभ को उनकी पूंजी के अनुसार बांट दिया जाता है। इस व्यापार में ए और बी की पूंजी 7 लाख और 6 लाख रुपए है। यदि बी को कुल लाभ का 35% प्राप्त होता है तो सी की पूंजी याद कीजिए। देखो इस क्वेश्चन को देख के ना बहुत से बच्चे घबरा जाते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन बहुत सिंपल क्वेश्चन है। चूंकि इसलिए की तरह होगा, जैसे हम कभी 5वीं क्लास में पढ़ते थे ना, वो चूंकि इसलिए, उसी तरीके से करना है बिल्कुल पूरा पूरा। ठीक, देखो ए, बी और सी एक व्यापार आरंभ करते हैं। ए को प्रबंधक और बी को सहायक प्रबंधक के रूप में, ए को प्रबंधक, बी को सहायक प्रबंधक के रूप में 10%। देखो यहाँ पे दो चीजें मिल रही है, एक तो मिल रहा है वेतन, ये वेतन है, 10% मिल रहा जो है ये वेतन है, और एक उन्होंने निवेश किया होगा, उसके अकॉर्डिंग जो मिलेगा उसे मैं कह रहा हूँ साझा, यानी कि हिस्सा, पार्टनरशिप। ठीक, पूंजी के अनुसार बांटा दिया जाता है। इस व्यापार में ए की पूंजी, अच्छा उसने खोल के कहा है क्या, ए की पूंजी है 7 लाख रुपए और बी की पूंजी है 6 लाख रुपए। ए की पूंजी है 7 लाख, बी की पूंजी है 6 लाख। यदि बी को कुल लाभ का 35% प्राप्त होता है तो सी की पूंजी, मान लीजिए टोटल जो, अच्छा सी की बात हो गई, मान लीजिए जो टोटल प्रॉफिट है वो 100 रुपीज है। कितना है, 100। ठीक, अब आगे समझते हैं। अगर टोटल प्रॉफिट 100 रुपीज है तो उसमें से 5% यानी कि 5 रुपए तो से मिल गए, और 10% यानी कि 10 रुपए से मिल गए। बट उसने क्वेश्चन में कहा है कि सर बी को टोटल 35% मिला है। टोटल 35 मिला है तो यानी कि टोटल 100 का 35% 35 हो गया, तो बाकी जो 30 रुपए मिले होंगे वो साझे से मिले होंगे ना। समझो 5% तो उसे इस वजह से मिले हैं, 5% तो उसे इस वजह से मिले हैं। साउंड चल रही है ना, कहां पे आ रही है, हाँ ठीक। हाँ, तो 5% तो उसे इस वजह से मिले हैं, 5% उसे केवल इस वजह से मिले हैं क्योंकि उसने वहां काम भी किया है, यानी कि उसका वेतन है। लेकिन उसे बाकी टोटल मिले हैं 35%, तो यानी कि 35 रुपए मिले हैं। तो 30 रुपए क्यों मिले होंगे, क्योंकि उसने इन्वेस्टमेंट भी किया है। ठीक, तो क्योंकि इसने 6 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट किया था, इस वजह से मिले हैं 30 रुपए। अगर 1 लाख का इन्वेस्टमेंट करता तो मिलते 5 रुपए, और क्योंकि इसने 7 लाख का इन्वेस्टमेंट किया है तो इसे मिलेंगे 35 रुपए। समझो ना भाई, 6 लाख रुपए वाले को अगर इन्वेस्टमेंट के कारण मिल रहे हैं 30 रुपए, तो 7 लाख वाले को 35 रुपए मिलेंगे, बिल्कुल क्लियर बात है। ठीक, तो यानी कि ए को जो टोटल मिले हैं वो मिले हैं 45 रुपए। अभी तक कितना डिस्ट्रीब्यूट हो चुका, अभी तक डिस्ट्रीब्यूट हो चुका 80, तो रिमेनिंग कितना बचा, 20। ठीक, अब एक चीज समझो, जो सी है उसके वेतन के बारे में कोई बात नहीं करी, मतलब उसे जो मिलेगा वो साझे से मिलेगा। अब साझे से समझो भाई, 30 रुपए मिलते हैं साझे से जब लगाते हो 6 लाख रुपए। भाई इसे 30 रुपए क्यों मिले, क्योंकि इसे 6 लाख लगाए। तो इसे 20 रुपए क्यों मिले, क्योंकि इसने 4 लाख लगाए। ऐसा सब निकाल लो, 30 रुपए मिलते हैं क्योंकि 6 लाख रुपए लगाए, 1 रुपया मिलेगा क्योंकि 6/30 लाख 30 लगाए। दो 20 रुपए मिलेंगे कब, जीरो जीरो ये कट जाएगा दो, क्यों, क्योंकि उसने कितने लगाए, 4 लाख। सिंपल है एकदम। चूंकि इसलिए है, क्या कह रहा हूं मैं, चूंकि इसलिए कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं करना है। क्लियर है। चलिए तो नेक्स्ट चलते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन ये रहा, ए और बी व्यवसाय में भागीदार है। ए बी से 3 लाख रुपए अधिक निवेश करता है। बी अपनी पूंजी 7.5 महीने के लिए लगाता है, जबकि ए अपनी पूंजी बी से 2.5 महीने अधिक के लिए लगाता है। यदि बी का हिस्सा इतने लाख में से कुल लाभ में से ए के हिस्से से 1.25 लाख रुपए कम है
तो ए द्वारा निवेश की गई पूंजी क्या होगी? बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बस ये क्वेश्चन देखने में हवा हवाई है, लेकिन हम इसकी रेल बना देंगे, ठीक है ना। हम क्या कर देंगे, इसकी रेल बना देंगे। चलिए देखते हैं एक बार। इसका है जी, कुछ अब भी पूछ रहे होंगे सेंटर की बात, ऊपर से नीचे को कट गया तो आप मिला लो, ये उधर चप भी दिया हो ना। चलिए हाँ, ए और बी व्यवसाय में भागीदार है। ए बी से 3 लाख रुपए अधिक लगाता है। उसने कहा ए ने बी से 3 लाख रुपए 3 लाख रुपए अधिक निवेश किए। बी अपनी पूंजी 7.5 महीने के लिए लगा रहा है। बी अपनी पूंजी 7.5 महीने के लिए लगाता है, जबकि ए अपनी पूंजी बी से 2.5 महीने अधिक के लिए, यानी कि 10 महीने के लिए। तो इनकी पूंजी के समय का निवेश का अनुपात आ जाएगा 4:3, 2.5 से कट जाएगा ना। ठीक, यदि बी का हिस्सा 6.25 लाख रुपए के कुल लाभ में से ए के हिस्से से इतने रुपए कम है, यानी कि ए को 1.25 लाख ज्यादा मिले। उसने कहा बी को कम मिले, है ना। बी को क्या है, 1.25 लाख रुपए कम मिले, तो मैं ऐसे कह दूं ए को 1.25 लाख रुपए ज्यादा मिले। तो इसकी ट्रिक ऐसी थी, बहुत बढ़िया। देखो, ए को 1.25 लाख रुपए ज्यादा मिले ना, ए के हिस्से से 1.25 लाख रुपए कम मिले, मतलब ए को 1.25 लाख रुपए ज्यादा मिले, तो आप टोटल अमाउंट में 1.25 लाख घटा दो। 6.25 लाख में से 1.25 लाख घटा दो, 5 लाख रह गए। दोनों को बराबर बराबर बांट दो। अगर मैंने दोनों को बराबर बराबर बांटा, अगर मैंने, ठीक है सर, चले गए वहां पर। ठीक, हाँ जी। देखो, तो इसका मतलब हो गया कि अगर तुमने 5 लाख को बराबर बराबर बांट दिया, तो सवा मतलब 2.5 लाख रुपए इसके पास। ढाई, अरे बाबू क्लास चल रही है, क्लास चल रही। अरे भगवान, छोटे बच्चों कौन समझाए। ठीक बाबू, क्लास चल रही है, रिकॉर्डिंग चल रही है, यहाँ क्लास में बच्चे नहीं है, उधर कोचिंग सेंटर पे होते हैं ऐसा, यहाँ पे नहीं होता ऐसा। ठीक है, आप जाओ, ठीक है, बाय। ये कह रहा क्लास में बच्चे तो बैठे नहीं है। अब से कौन समझाए कि ऑनलाइन का जमाना आ चुका, बच्चे बैठे हैं अपने घर, ठीक, ठंडी ठंडी हवा में, ठीक। चलिए देखो, हाँ, तरीका क्या था, जितने ज्यादा मिले ना वो टोटल में से घटा दो, 5 लाख बचे, दोनों को बराबर बांट दो, 2.5 लाख 2.5 लाख, अब जिसे ज्यादा मिले उसमें जोड़ दो, यानी कि 1.25 लाख रुपए इसमें और जोड़ दो तुम। ठीक, तो डायरेक्ट अमाउंट आ जाएगी। इससे बेहतर तरीका कुछ नहीं हो सकता। अब आप इसे डिवाइड कर दो, किससे, 1.25 से, ये कट जाएगा 3, ये कट जाएगा 2, ये आ गया इनके निवेश, ये आ गया कहेगा इनके लाभ का अनुपात। अब मेरी बात को समझो, क्वेश्चन खत्म हो चुका। देखो एक चीज समझो, हम लोगों के पास एक फॉर्मूला है, लाभ बराबर निवेश यानी कि इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम यानी कि समय, निवेश गुना समय। तो अगर मैं यहां से निवेश का अनुपात निकालना चाहूं, तो क्या मैं निवेश का अनुपात ही निकाल सकता हूं, लाभ बटे समय। ठीक, तो मैं इनके इन्वेस्टमेंट का रेशियो निकालता हूं। इसका प्रॉफिट कितना है, 3, समय का रेशियो है 4, इसका कितना है 2, समय का रेशियो कितना है 3। ठीक, कर देते कैलकुलेट, ये तो 3 3 9 अनुपात 4, ये आ जाएगा 9:8 किसका, निवेश का। अब उसने कहा है कि इसने जो है ना, इसने 3 लाख रुपए ज्यादा लगाए, मेरे हिसाब से कितने ज्यादा है, 1, तो उसके हिसाब से 3, मेरे हिसाब से 1, तो 1 की वैल्यू आ गई 3। वो क्या कह रहा है, उसने क्या कहा है, उसने पूछा है इसका, तो बी द्वारा निवेश, तो बी का निवेश पूछ लिया, तो बी का निवेश कितना है 8, तो 8 दिया 24, 24 लाख रुपए। ठीक, 24 लाख रुपए आंसर, ठीक है ना। अच्छा भाई, आप लोगों को मैं बता देना चाहता हूं, हमारे इंग्लिश वाले सर हमारे सामने आ चुके हैं, तो इन्हें देख के मुझे एक बात याद आई है कि हम लोग है ना 17 तारीख से 17 तारीख से इंग्लिश स्पोकन के बैचेस भी स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। तो अगर आप लोग इंग्लिश स्पोकन सीखना चाहते हैं, ठीक, तो आप हमारे ऑफलाइन सेंटर मेकी जी क्लासेस मुजफ्फरनगर पे आ सकते हैं, ठीक है ना। और यदि बाकी आप लोगों को कोई जानकारी लेनी है, तो मैंने आपको एक टेलीग्राम पेज बताया ना, उसे ज्वाइन कर लेना, वहां पे जो भी आपको जानकारी लेनी है वो ले सकते हैं, ठीक है ना। 17 तारीख से हम लोगों के सेंटर में बहुत सारे बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं, जीके के भी, मैथ्स के भी, इंग्लिश भी, सब कुछ एकदम, मतलब लगभग सारे बैच स्टार्ट होने जा रहे हैं। अगर आपको कोई सब्जेक्ट करना है या कंप्लीट कोर्स किसी से रिलेटेड करना है, तो सुबह से शाम तक सब बैच स्टार्ट हो रहे हैं, आपको सभी टाइमिंग में मिल जाएगा। नहीं, वो अभी नहीं कर रहे। हाँ, हिंदी वाले सर कह रहे हैं हिंदी भी शुरू कर दो, हिंदी का बैच स्टार्ट करेंगे अप्रैल में, पहली 1 अप्रैल से।
ठीक है ना। और उसकी टाइमिंग उम्मीद है कि उसकी टाइमिंग रखेंगे 12 बजे के आसपास से। ठीक, बाकी जैसी जानकारी आप उस पर जाके संपर्क कर सकते हैं ना। चलिए, तो बस यहीं तक रखते हैं आज की क्लास। ठीक, हाँ, एक क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए दे देता हूँ। ठीक, बाकी यहीं से मैं नेक्स्ट क्लास कंटिन्यू करने वाला हूँ। ए और बी, अच्छा इसके बाद कितने क्वेश्चन रह गए, इसकी लास्ट है। ठीक है, फिर तो वैसे भी ये क्वेश्चन होमवर्क का ही जाएगा। ठीक है ना। हाँ, उसने क्या कहा है, ए और बी प्रत्येक ने 70,000 रुपए का निवेश करके कोई व्यवसाय प्रारंभ किया। 10 महीने बाद ए ने 40,000 रुपए का अतिरिक्त निवेश करता है और 2 महीने बाद बी 20,000 रुपए निकाल लेता है। 2 महीने बाद कोई तीसरा व्यक्ति सी व्यवसाय में जुड़ता है और 40,000 रुपए का निवेश करता है। यदि 2 वर्ष के अंत में सी को अपने लाभ के हिस्से के रूप में 75 रुपए मिलते हैं तो लाभ में ए का हिस्सा कितना होगा। ठीक है ना। ये आप लोगों का होमवर्क है, ये क्वेश्चन आप करोगे और इसका आंसर कमेंट करेंगे जरूर, और चैनल को जरूर ज्वाइन करके रखना। फिर कल को आपको मॉर्निंग में, है ना, मॉर्निंग में 6 बजे कोशिश करेंगे कि आपको जो है रोजाना नोटिफिकेशन मिल जाए इस बूस्टर क्लासेस का। और क्वेश्चनों का लेवल आपने देख लिया है, इसमें रैंडमली कोई भी क्वेश्चन हो सकता है। यदि आपका कोई डाउट है ना, यदि आपको कोई डाउट है तो टेलीग्राम पे जाइए, सर्च कीजिए मेक इजी क्लासेस स्टूडेंट डाउट, है ना, स्टूडेंट डाउट ग्रुप, सॉरी डाउट ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। उसमें जो भी आपके डाउट है वो पूछ सकते हैं। ऑफलाइन क्लासेस से रिलेटेड कोई बैच की जानकारी लेनी है वो भी आप पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास को करते हैं यहीं पे समाप्त, लेते हैं अलविदा, मिलते हैं डे 2 क्लास में। आई होप कि आपको आज क्लास में मजा आया होगा, और जिस उम्मीद जैसे आप क्लास की स्टार्टिंग के 1 मिनट में, क्लास स्टार्ट शुरू होने से पहले सोच रहे होंगे, उससे भी अच्छा आपको यहाँ पर क्वेश्चनों का कंटेंट मिला होगा। ठीक है, चलिए तो लेते हैं अलविदा, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर। सब्सक्राइब जरूर कर देना, भूल ना जाओ तो मैं लगा देता हूँ स्क्रीन पर। ठीक है ना, थैंक यू। सब्सक्राइब, लाइक और शेयर, इस चीज का ध्यान रखना। ठीक है, बाय।